Hello बच्चों, let's see this question. The question says a pulley fixed to a ceiling carries a thread with bodies of mass m1 and m2 attached to its end. The masses of the pulley and the threads are negligible. Friction is absent. Find the acceleration wc of the center of inertia of this system. तो हमारे पास एक पुली मास का सिस्टम है. लेट्स सपोज जैसे ये कुछ हैंगिंग पॉइंट था एंड यहाँ पर एक पुली कनेक्टेड है एंड उसके साथ दो मासेस कनेक्टेड है एक निग्लिजिबल मास की थ्रेड के साथ. ठीक है, ये उसका थ्रेड है यानी कि रोड है. ठीक है, रोप सॉरी. एंड यहाँ पर दो मासेस ऐसे हैंग हुए हैं इनिशियली. ठीक है, इनिशियली दोनों सेम लेवल पे थे, राइट. ऐसे कुछ एक हेवी मास है एक लाइट मास है. तो लेट्स सपोज ये वाला m1 है, ये वाला m2 है एंड m1 है वो थोड़ा हैवी है. ठीक है, कुछ हमें डिटेल गिवन नहीं है तो m1 हैवी है. अब ये यहाँ पर रुके हुए थे तो ये जो पुली है वो भी गिवन है हमें फ्रिक्शन लेस है. ठीक है, वो स्मूथली चल सकती है एंड देयर इज नो स्किपिंग बिटवीन दिस रोप एंड पुली. ठीक है, ये पुली आराम से गोल घूम सकती है एंड ये जो थ्रेड है वो एंड पुली के बीच का स्लिपिंग नहीं हो रही है. ठीक है, तो हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास होगा, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा. ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं की कंसेप्ट वो पहला तो होगा सेंटर ऑफ मास का एंड जो सेकंड वन है वो होगा न्यूटन फोर्स लॉ का. ठीक है, तो देखते हैं कि पहले तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इनिशियली रेस्ट पर. ठीक है, तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से अगर हम किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो वो क्या मिलेगा. देखो हमारे केस में जो पुली है वो तो फिक्स्ड ही है, उसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा ना, क्योंकि वो सिर्फ रोटेट ही कर सकती है. वो तो ये जो दीवार है उसके साथ कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है. तो हमारे केस में ये जो ब्लॉक है ना वही सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कर सकते हैं ऊपर एंड नीचे. तो पुली की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आने वाला. ठीक है, दूसरी बात ये है कि मान लो कि इसको छोड़ा जाए तो m1 मास होगा इस डायरेक्शन में जाएगा एंड m2 मास होगा, लाइट है इसलिए ऊपर जाएगा. अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग है ये वाली डोरी है, ठीक है, वो स्ट्रेचेबल नहीं है. ठीक है, यानी कि जितनी स्पीड से जो m1 है वो नीचे की ओर जाएगा, लेट सपोज ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो उतना ही एक्सेलरेशन m2 में ऊपर की तरफ होगा कि नहीं. ठीक है, तभी तो एक दूसरे के बीच में स्लिपिंग नहीं होगा एंड ये जो रस्सी है वो टूटेगी नहीं, वरना रस्सी टूट जाएगी. वैसे तो मैं कुछ गिवन नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन सेम रहने वाला है दोनों रस्सी का एंड दोनों ब्लॉक का. ठीक है, एंड लेट सपोज ये जो सिस्टम का उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, यहाँ पर सी. ठीक है, ये ग्रीन वाला, उसकी पोजीशन अगर हमें फाइंड करनी हो एंड हमारा जो रेफरेंस पॉइंट था वो पुली का सेंटर था. ठीक है, ये हमारी रेफरेंस एक्सिस है, तो ये है रेफरेंस एक्सिस. यहाँ से हम सभी चीजें मेजर करने वाले हैं. ओके, तो देखो पहले सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं पूरे सिस्टम का. तो सेंटर ऑफ मास हमें पता है एक्सीएम या फिर आरसीएम, जनरली मोर जनरली लिखते हैं. ठीक है, आरसीएम कैन बी गिवन बाय समेशन ऑफ एम आई आर आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई. ठीक है, यहाँ पर देखो आरसीएम कैन बी रिटन बाय, अब m1 r1 कहां पर होगा, r1 यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस. ठीक है, तो इसको मैं r1 एज इट इज अज्यूम करता हूँ. नेगेटिव में है तो यहाँ पर नेगेटिव लिख देते हैं, प्लस m2 टाइम्स r2. r2 क्या होगा, रेफरेंस एक्सिस से m2 के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला है r1 ये वाला है r2, तो वो भी नेगेटिव में होगा. ठीक है, तो यहाँ माइनस r2 आएगा डिवाइडेड बाय टोटल मास m. m1 प्लस m2 को हम m कंसीडर करेंगे यानी कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टोटल मास.
ठीक है, क्योंकि पुली की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए हमने पुली का मास नहीं लिया यहाँ पर। ओके, तो अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का। तो मैं क्या करूंगा, इन ये जो आरसीएम है दो बार डिफरेंशिएट कर दूंगा दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, लिख देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ट्वाइस। तो यहाँ पर मुझे आएगा एससीएम इज इक्वल टू माइनस m1 टाइम्स r1, यानी कि r1 को दोबारा यानी कि 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करो तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, प्लस m2 टाइम्स यहां पर मिलेगा मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके, अब हमें पता है कि जो a1 है, a1 यानी कि ये जो m1 मास का एक्सेलरेशन वो नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, जिसकी वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको माइनस ए लिख सकता हूँ कि नहीं, समझ रहे हो। तो a1 इज इक्वल टू माइनस ए यहाँ पर लिख सकता हूँ, a1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। एंड जो a2 है, a2 क्या है हमारे केस में, a2 है मास 2 का एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास 2 का एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की ओर है ना, तो इसकी वजह से मैं a2 को प्लस ए मान सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर a2, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन कौन सी है, प्लस वाली है ना, a2 की जगह पर हम प्लस ए पुट कर देंगे, तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा एससीएम का, एससीएम इज इक्वल टू m1 टाइम्स a1 की जगह पर पुट कर दिया, क्या मैंने माइनस है तो यहाँ पर मिल जाएगा a, एंड माइनस यहाँ पर m2 टाइम्स a मिल जाएगा अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ से मुझे मिल गया m1 माइनस m2 अपॉन कैपिटल M इंटू a। इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारा टास्क है ए फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द आइदर ऑफ द बॉक्स। ठीक है, या फिर ब्लॉक, एक्सेलरेशन एक ही वैल्यू में फाइंड करनी है, न्यूटन फोर्स लॉ। ओके, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा फ्री बॉडी डायग्राम का। ठीक है, तो मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो m1 जो पार्टिकल है उसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, देखो m1 कौन सा वाला है, राइट वाला। ठीक है, तो m1 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना है तो m1 के नीचे और लग रहा है उसका वेट क्या आएगा, m1 c। ऊपर की ओर क्या लगा, टेंशन लग रहा है, एंड ओवरऑल एक्सेलरेशन है नीचे की ओर। ठीक है, तो अब यहाँ पर न्यूटन फोर्स लॉ लगाओ, क्या मिलेगा मुझे, टेंशन ऊपर माइनस mg नीचे इज इक्वल टू ओवरऑल एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ m1 टाइम्स a। ठीक है, एंड सेम fbd बनाऊ मैं, m यहाँ पर मैं लिख देता हूँ m1 मास के लिए, m2 मास के लिए fbd। तो m2 मास के लिए क्या होगा, देखो m2 मास है वो ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, एंड टेंशन भी ऊपर भी और है, तो यहाँ पर है टेंशन फोर्स, क्योंकि दोनों में रस्सी सेम है तो टेंशन भी सेम ही लगने वाला है, राइट। एंड नीचे की ओर लग रहा होगा उसका वेट m2g, बट यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है m2 वो है ऊपर की ओर। तो अब जो हमारे पास न्यूटन फोर्स लॉ लगाओगे तो आंसर आएगा ऊपर की ओर है t माइनस नीचे की ओर है m2g इज इक्वल टू होगा m1 प्लस a, क्योंकि ऊपर की ओर जा रही है इसलिए प्लस है, राइट। अब ये जो ये इक्वेशन था उसको मैं बोलता हूँ सेकंड इक्वेशन, इसको मैं बोलता हूँ थर्ड। अब 2 माइनस 3 करो तो मुझे यहाँ से a मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस 3, तो सेकंड इक्वेशन में थर्ड को बात करोगे तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस m1g एंड और बचेगा प्लस m2g इज इक्वल्स माइनस m1a एंड माइनस m2a। ठीक है ना, ओके। अब देखो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन ए की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे कैसे मिलेगी ए की वैल्यू, तो इसको सोल्व करोगे तो ए इज इक्वल टू आएगा, ये माइनस कॉमन ले लोगे,
तो यहाँ पर आएगा m2 सॉरी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एसएम की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट अबव वैल्यू इन 1, तो एसएम की वैल्यू क्या मिलेगी, एससीएम। ठीक है, अब हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहाँ पर एरो नहीं दिखाते हैं। ठीक है, एससीएम इज इक्वल टू क्या था, एससीएम m1 माइनस m2। ठीक है, m1 माइनस m2 अपॉन था m1 प्लस m2। ठीक है, प्लस जो कैपिटल M था उसका वैल्यू क्या था, m1 प्लस m2 था ना, टोटल मास था, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो एससीएम की वैल्यू आई m1 माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू जी। एंड इसको हम क्या डिनोट कर सकते हैं, WC से। ठीक है, जैसा कि हमने क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया सेंटर ऑफ मास। ठीक है, m1 माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू जी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।